हेलो एवरीवन। चलिए, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये आपका नगरीय निकाय वगैरह तक हुआ था और आप लोगों को मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था ताकि नगरीय निकाय वगैरह से संबंधित सारे प्रावधान को, प्रशासनिक व्यवस्था को आप पूरा रिवीजन कर सकें और जो आए हुए प्रश्न हैं उसको एक बार आप हल करके देख लें, है ना भाई। तो वीडियो ना अपलोड करने का मतलब है कि उस ड्यूरेशन में आपको चीजों को रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। सिर्फ वीडियो देख लेने से तैयारी नहीं होने वाली है, आपको साथ साथ कंटेंट को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना है। आप उस दिन के लिए नहीं छोड़िए कि जिस दिन एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय हम उसको याद करेंगे। आप अभी से उसको तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। और मुख्य परीक्षा के जो छात्र हैं उनको बार बार मैंने बताया है, कंटेंट जो है जितना इजी आपको दिख रहा है उतना इजी है नहीं और सारी चीजों को आपके कंफर्टेबल जोन पे सेट नहीं किया जा सकता। तो आपको एग्जामिनेशन लेवल को अप्रोच करना होगा। अभी मुख्य परीक्षा के लिए जिस तरह से मैं आपको प्रश्न पत्र वगैरह दे रहा हूं, तो अभी क्या है, कंटेंट थोड़े कम है। कुछ ही दिनों में, लगभग 15 से 20 दिनों में छत्तीसगढ़ का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज इसके लगातार जो है आपको टेस्ट पेपर मैं देता रहूंगा, रिटन एक्टिविटी होती रहेगी और उस समय फिर मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर भी काफी सारी चीजें डील करूंगा, बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि जो लास्ट मैंने मेंस का टेस्ट लिया था और इस बार जो मैंने मेंस का टेस्ट लिया, तो हर स्टूडेंट ने पहले की तुलना में इस बार इम्प्रूव किया है, जो बात बहुत अच्छी लगी। अभी राइटिंग स्किल्स वगैरह को लेकर के आपके साथ काम करना जरूरी है। आंसर की लिमिटेशंस और वर्ड्स का जो सिलेक्शन है उसको लेकर के काम करना जरूरी है ना भाई। मात्रात्मक त्रुटि वगैरह से आपको बचना है, तो इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो अगला पोर्शन है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी संरचना के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन होते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए हम इसके ऊपर फिर से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो पंचायती राज वाला जो क्षेत्र है, हिस्सा है, इससे मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज स्पेशली सिलेबस में मेंशन है, जिससे अभी तक 4 प्रश्न जो हैं सीजीपीएससी मेंस में पूछे जा चुके हैं। पहली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो तो यही था कि ग्राम पंचायत की संरचना कैसे होती है, बताइए। तो संरचना मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंच, सरपंच होते हैं उसको समराइज करके वर्ड्स के फॉर्म में आपको लिखना था, ना कि टेबल बना के, टेबल वगैरह बना के उसमें नहीं लिखना होता है। नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, हम चीजों को डील करने के लिए टेबल बना करके, कंपेयर करके आपको समझाते हैं, पर जहां पर आपको आंसर लिखना होता है वहां पे आंसर शीट में बिल्कुल वैसा ही टेबल कॉपी करना आपका काम नहीं है। आपको पैराग्राफ राइटिंग पे ज्यादा जोर देना है, पैराग्राफ राइटिंग की स्किल्स डेवलप करनी है। चलिए, तो थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक रुख की इतिहास की ओर हम रुख करें कि ग्राम पंचायत का प्रारंभ कब हुआ था। तो एक्चुअली ये जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है स्थानीय स्वशासन से आया था। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था? स्थानीय स्वशासन से आया था। तो इसको जब मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बताया था संरचना के संबंध में, तब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा किया भी था। मुख्य परीक्षा में जैसे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में बताइए या पंचायती राज के उद्भव को समझाइए, भारत में पंचायती राज के उद्भव को समझाइए, है ना भाई। भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, जब आपका पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा जो मिला है, तो संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो 73 अमेंडमेंट है, तो 73वें संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए, 73वें संविधान संशोधन का महत्व प्रतिपादित कीजिए। ये सब विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसके ऊपर चलिए थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करें। पहले भी हमने एक बार मैंने आपको बताया था, आपका सबसे पहले क्या था, 1882 में लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे, उन्होंने जिला बोर्डों की स्थापना की थी, जो जिसको हम वर्तमान में जैसे जिला कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो जिला बोर्डों की स्थापना उस समय की थी। जिला बोर्डों की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वह प्रशासन को सरल बनाने के साथ साथ विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से सीमित क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
जो कि आज भी जारी है, आज भी ऐसा चलता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में भी नए जिले का जो निर्माण हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही को लेकर के, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र कम होने से और प्रशासनिक अधिकारियों का की उपलब्धता होने से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो ज्यादा अच्छे से सुचारू रूप से काम करेंगे, ये डिफरेंस होता है। तो 1882 में रिपन का कॉन्सेप्ट था, जिला बोर्डो वाली बात। उसके बाद दोबारा इस फील्ड में लगातार काफी समय तक कोई काम नहीं हुआ। फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, वहां पर स्थानीय स्वशासन के रूप में दो निकाय को महत्व दिया गया, इनकी बात कही गई। एक है ग्राम पंचायत और दूसरा है शहरी क्षेत्र में नगर निगम। ये कब की बात है? 1935 के अधिनियम की बात है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस समय गांधी जी जो थे और अन्य जो बैरिस्टर थे उन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो महात्मा गांधी जी ने 1935 के इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन का ये जो कॉन्सेप्ट आया था, इसकी तारीफ की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में भी यह होना चाहिए। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो गांधी जी को बहुत बार कहा गया कि वो संविधान सभा में शामिल हो, परंतु गांधी जी जो थे राजनीति में रुचि नहीं रखते थे, इस वजह से उन्होंने संविधान सभा में, मंत्रिमंडल में, इन सब जगह उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, चर्चा के दौरान जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब के एम मुंशी जी गांधी जी के बहुत करीब थे। तो के एम मुंशी जी से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी संकल्पना लेकर प्रतिपादित की। यहाँ पर के एम मुंशी जी से शेयर किया कि जो ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है, ये जो स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट है, वह भारतीय संविधान में भी होना चाहिए। वो जो है भारतीय संविधान में भी होना चाहिए। ये बहुत सरल सा जो कॉन्सेप्ट है, ये गांधी जी ने यहाँ पर के एम मुंशी जी से शेयर किया। लेकिन जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वहां पर ग्राम पंचायत, पंचायती राज का पूर्ण रूप से जो ढांचा था वो निर्मित नहीं था तत्काल समय में, एक बात। दूसरी बात ये थी कि संविधान बनाने के लिए विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करते समय भी पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है वो अन्य देशों में नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला आसानी से, है ना भाई। तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से पंचायती राज को महत्व नहीं मिल पाया। जब भारत के संविधान का प्रवर्तन हुआ तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से पंचायती राज को महत्व नहीं मिल पाया, पर गांधी जी की संकल्पना को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, राज्यों के अधिकार में दे दिया गया। किस प्रकार से? राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में। अब देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व का रूप मतलब इससे आप क्या समझते हैं? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया कि राज्य चाहे तो पंचायती राज का गठन कर सकती है अपने क्षेत्र में। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट को देखिएगा। तो ये अनुच्छेद 40 में राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। तो संविधान में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका मूल कर्तव्य, एक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपके सामने स्पष्ट करूं। मूल कर्तव्य मतलब कि वे कर्तव्य हैं जो नागरिक को शासन के प्रति, सरकार के प्रति जिसका पालन करना है, देश के प्रति जिसका पालन करना है। और नीति निर्देशक तत्व मतलब यह भी कर्तव्य का ही रूप है, लेकिन यह सरकार का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है किसके प्रति? नागरिक के प्रति। मात्र इतना ही अंतर है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना भाई। तो मतलब कि यहाँ पर राज्य चाहे तो अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकती है, उसके लिए प्रावधान बना सकती है, ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन यहाँ पर भी पंचायती राज कैसा हो, किस प्रकार से स्थापित होगा, यह सारी चीजें प्रतिपादित नहीं हो पाई। तो अब क्या हुआ, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो प्रथम प्रयास किया गया वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। और पंचायती राज के क्षेत्र में बनने वाली ये सबसे बड़ी समिति थी। इस समिति में सबसे बड़ी समिति थी और इस समिति में उस समय 132 सदस्य थे। देख लीजिए, इस समिति का महत्व जो है बहुत बड़ा रहा है पंचायती राज के इतिहास में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जिसने राष्ट्रीय विकास परिषद को 1958 में अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ही कार्य होता है संचालन करना नीतियों का, है ना भाई।
जैसे कि नीति आयोग जो है नीति बनाती है और उस नीति का संचालन करना, उसको लागू करना जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार कर लिया। उस समय की तत्कालीन ये सबसे बड़ी समिति थी 132 सदस्यों के साथ, और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश दी और अपनी सिफारिश में कहा कि पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। कैसी संरचना होनी चाहिए? त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। और इस त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात कही। ग्राम, जनपद और जिला, इसका कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है भाई। अब यहां पर देखिएगा, ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी उसके अनुसार देश में राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में देश के पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जिसका श्रेय गणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये 2 अक्टूबर 1959 की बात है। ये कब की बात है? 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में पहली बार राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में ग्राम पंचायत का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार। यहां पर इसके बाद आगे क्या होता है, 1977 की तरफ हम मूव करते हैं। तो 1977 में 1977 में यहां पर अब जो था केंद्र में सत्ता बदल गई और यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियां जो है नीतिगत मामलों में भी एक दूसरे का विरोध और हस्तक्षेप का कार्य करती रहती हैं। पंचायती राज के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन हुआ है, पर मुख्य रूप से जो 4-5 समिति है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 1977 में 1977 में पुनः एक समिति इसके लिए गठित की गई। उसका नाम दिया गया अशोक मेहता समिति, है ना। अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ये कब की बात है कि 1977 की बात है। जिस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश दी थी, वैसे ही यहां पर अशोक मेहता समिति ने भी अपनी सिफारिश दी थी, है ना भाई। अशोक मेहता समिति ने भी सिफारिश दी थी और यहां पर अशोक मेहता समिति जो है उन्होंने द्विस्तरीय संरचना की सिफारिश दी थी। कैसी संरचना? द्विस्तरीय संरचना। तो इनका जो सिफारिश था उसमें इन्होंने जनपद पंचायत वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको हटा दिया था, तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। तो ये द्विस्तरीय संरचना की सिफारिश इसने दी अशोक मेहता समिति ने। तो यहाँ पर अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता का जो कंपैरिजन है वहां पर यही मुख्य अंतर हो जाता है, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय संरचना। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1985 में 1985 में GV के राव, तो GV राव समिति का गठन हुआ अगली बार जो है, और यह भी पंचायती राज के क्षेत्र में था 1985 में 1985 में। तो यहाँ पर GV राव समिति, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको ऐसा याद रखना है, GV। एक बार ऑप्शन में इस तरह से पूछ दिया गया है कि GKV, तो GKV जो है गलत है, इस नाम की कोई समिति नहीं रही है ना भाई। तो इनमें से कौन सा समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो उसका आंसर जो था यही था उस प्रश्न में जो पूछा हुआ था। तो 1985 में GV राव समिति, GV की अध्यक्षता में GV राव समिति का गठन हुआ था। यह स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में तीसरी महत्वपूर्ण समिति थी। ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज के विकास एवं उद्भव के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस समय क्या था, जब पंचायती राज का गठन हुआ था तो यहाँ पर जो पूरा पावर है वो कलेक्टर के पास था, जिला कलेक्टर के पास पावर था। तो यहाँ पर GV राव समिति ने अपनी सिफारिश में 2 बातें कही। पहली बात तो ये थी कि नियमित चुनाव के लिए कानून बनाए जाए, मतलब कि पंचायती राज में नियमित चुनाव के लिए कानून का निर्माण किया जाए, नियम बनाया जाए। और दूसरी, इन्होंने भारत के तत्कालीन पंचायती राज व्यवस्था को एक संज्ञा दी जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण हो गया, बिना जड़ के घास। बिना जड़ के घास इसलिए कहा क्योंकि उस समय पावर किसके पास था? कलेक्टर के पास था। तो पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायती राज थी तो सही, पर आज की तरह पूर्ण रूप से पावर उनके पास नहीं था, विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था।
तो यहाँ पर यह भी प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण, पंचायती राज के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं और यह कितना सार्थक सिद्ध हुआ भारत के विकास में, ऐसा भी प्रश्न सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिना जड़ के घास और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश जो थी वो जीवी के राव समिति ने दी। और उसके बाद 1986 में 1986 में LM सिंघवी समिति, तो LM सिंघवी समिति का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। LM सिंघवी समिति ने 1986 में इसका गठन हुआ था। तो अब देखिएगा, जब इन्होंने अपने सिफारिश सौंपी उस समय जो था सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश के अनुसार ही 1989 में 1989 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत में राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ध्यान दीजिएगा कौन सी अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो 64 अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। 64 अमेंडमेंट जो है संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो कहानी को समझिएगा, 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ, तो इसकी सिफारिश के अनुसार 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वें संविधान संशोधन को लाया गया, जो कि पारित नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर पारित नहीं हुआ। तो ये जो पारित नहीं हुआ, तो इसके बाद फिर यहाँ पर मतलब पारित न होने के कारण संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई। फिर 1992 तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वां संविधान संशोधन 1992 भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि पारित हो गया। 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में भी क्या था, तो इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। वही बात थी जो 64वें संविधान संशोधन में था, उस समय पारित नहीं हो पाया, इस बार पारित हो गया। तो इस पर जो है 23 अप्रैल 1992, डेट पर ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल 1993 को उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, तो राष्ट्रपति ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया और यह 24 अप्रैल 1993 को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। 24 अप्रैल 1993 को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। तो इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही पंचायती राज जो है पूरे भारत में लागू हो गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज के सबको संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ कुछ प्रावधान किए गए। तो ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन में किए गए प्रमुख प्रावधान क्या थे, यह भी मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न होता है। इसमें से वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने विषय को शामिल किया गया, तो इसके अंतर्गत 29 विषय को शामिल किया गया। देखो ये पूछा जा चुका है, 29 विषय को शामिल किया गया, ये पूछा जा चुका है। अरे बात समझ में, बार बार मैं कहता हूं जो नोट्स हमने आपको शेयर किया है उसको बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए। चीजें कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से बताई गई हैं। वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना भाई। तो 73वें संविधान संशोधन की सिफारिशें क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, यह भी मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न होता है। तो इसके ऊपर हम बात करें, चर्चा करें, तो ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इसको भारतीय संविधान के भाग 9, कौन सा भाग, 22 भाग में से भाग 9 में जोड़ा गया। और इस समय जो है अनुसूचियां की बात करें तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में किसको रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। तो भारतीय संविधान का भाग 9
अनुच्छेद 40, 11वीं अनुसूची, यह सब पंचायती राज से संबंधित है। और यहाँ पर आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में पंचायती राज के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 में जो विषय बताए गए हैं 243 के अंतर्गत, उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। नोट्स में भी देखिएगा, समराइज फॉर्म में बहुत अच्छे से लिखा है। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243, भाग 9, 11वीं अनुसूची, यह सब कुछ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 अप्रैल को हस्ताक्षर हो गया, 23 अप्रैल को हस्ताक्षर हुआ, 24 अप्रैल को सरकारी गजट में प्रकाशित हो गया। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसके अंतर्गत कितने विषय शामिल किए गए? तो 29 विषय शामिल किए गए। कैसी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जो कि आज है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किसके लिए? ताकि वह पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न करे। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। तो राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य यह है कि ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को, राज्य को जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें से कितनी राशि ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को दी जानी है, इस बात की सिफारिश जो है राज्य वित्त आयोग करता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था को जो राशि का आवंटन होता है वह राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार होता है। तो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया। अभी ग्राम सभा के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 1/2 है महिला आरक्षण। जब संविधान संशोधन अधिनियम बना था तो उस समय 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आगे बात समझ में? तो ये 10 महत्वपूर्ण तथ्य हुए इससे संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों से। यह भी अपने आप में मुख्य परीक्षा के एक प्रमुख प्रश्न है। जैसा मैंने बताया, अभी समय है, समय के साथ साथ याद करके लिखने की प्रैक्टिस करके रखते जाइए, प्रिपेयर कीजिए। टेस्ट पेपर जब मैं दे रहा हूं तो उसमें बिल्कुल समर्पण के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ अच्छे से अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करें। समय है अभी सीखने का। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बात आगे बढ़ी। अब हम आ जाते हैं क्या, जब संविधान संशोधन, मतलब कि जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो इस समय नए प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करने वाला मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य हुआ। तो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को ही, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 30 दिसंबर 1993 को ही, आज भी पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो 30 दिसंबर 1993 को यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हो गया। और 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, जिसके बाद 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। और जब 1 नवंबर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हुई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम कौन सा? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश
पंचायती राज अधिनियम ये पारित हुआ था। तो अब 1 नवंबर वर्ष 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पर जो डेट है महत्वपूर्ण हो जाता है, 18 जून वर्ष 2001 में। किस डेट पर पारित हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा? 18 जून वर्ष 2001 में। क्या पारित हुआ? तो पारित हुआ विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश मतलब कि विधियों को मान्यता देने के लिए आदेश पारित हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी कानून और प्रावधान लागू थे वो वैसे का वैसा ही छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू होता है, और जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा गया है उन सभी स्थानों पर छत्तीसगढ़ लिखते हुए उन विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा। परंतु यदि मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1 नवंबर वर्ष 2000 के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन किसी भी प्रकार के कानून में किया है, तो 1 नवंबर 2000 के बाद होने वाले जो संशोधन है वो इस पर लागू नहीं होंगे। ये बात है, ठीक है भाई। चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, देखना, सुनना, समझना, दिमाग का खुला रखना, व्यवहारिक तौर पे उसको स्वीकार करना, लिखना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बहुत लंबा सफर है और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो अभी पहला टारगेट जैसा मेरा छत्तीसगढ़ है, मेरी पूरी कोशिश है कि डिटेल में बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ चीजों को आपको बताई जाए। पर इस चीज का भी मैं ख्याल रख रहा हूँ कि पढ़ाने के चक्कर में आवश्यकता से अधिक जानकारी मैं आपसे साझा नहीं करूंगा। फॉलो अप में जितना कम से कम और जितना बेहतर से बेहतर करना है वो हमारा अप्रोचिंग लेवल होना चाहिए। मतलब कम से कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी और की हुई तैयारी का बार बार रिवीजन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बार बार रिवीजन करना महत्वपूर्ण है। तो 1 नवंबर 2000 के बाद किए हुए संशोधन जो है इसमें स्वीकार नहीं होंगे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ने जन्म ले लिया। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ने जन्म ले लिया और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में 28 जिला पंचायत, 146 विकास खंडों में 146 जनपद पंचायत और 10,971 ग्राम पंचायत जो है। ग्राम पंचायत का जो निर्धारण है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ग्राम पंचायत की संरचना की बात करें तो इसमें पंच, उप सरपंच और सरपंच होता है। पंच और सरपंच के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि उप सरपंच के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना भाई। पंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? पंच या सरपंच के लिए तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है योग्यता के मामले में कि उस गांव की मतदाता सूची में जीवित पंजीयन हो, उस गांव की मतदाता सूची में उसका नाम हो। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यदि उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से कम है, यदि उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से कम है तो उसका साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य, साक्षर होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, साक्षर होने का मतलब किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती। साक्षर होने का मतलब किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती। साक्षर होने का मतलब होता है किसी भी एक भाषा को, किसी भी एक भाषा को जो पढ़ सके, जो लिख सके और जो बोल सके, एक भाषा को जो पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, ऐसा व्यक्ति जो है साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। तो 30 वर्ष से कम आयु का हो तो उसका साक्षर होना अनिवार्य है। 30 वर्ष से अधिक आयु का होने पर उसका साक्षर होना अनिवार्य नहीं है। यह है उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित तथ्य। जनसंख्या के आधार पर वार्ड का निर्धारण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज में आपको 2 शब्द से सामान्य होना पड़ेगा। एक है आपका सामान्य क्षेत्र, दूसरा है आपका अनुसूचित क्षेत्र। तो पंचायती राज में क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रावधानों को लेकर के थोड़ा अंतर मिलता है ना भाई। तो सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान यह किया गया है कि न्यूनतम 100
न्यूनतम 100 व्यक्तियों से लेकर के 1000 व्यक्तियों पर वार्डों का गठन होगा। जो ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं तो 100 व्यक्ति से लेकर के 1000 व्यक्ति पर एक वार्ड का गठन होगा, एक वार्ड का निर्माण होगा और ग्राम पंचायत की सभी आबादी को प्रत्येक वार्ड में लगभग बराबर रूप से बांटा जाएगा। यह प्रावधान हुआ। जबकि अनुसूचित क्षेत्र में यही संख्या जो है कहां तक है, 100 से 500 है। तो 100 से 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होगा अनुसूचित क्षेत्र में। ये छोटे छोटे इस टाइप के जो अंतर हैं ये आपको भी लगातार मिलते रहेंगे। अब यदि ग्राम पंचायत का जो पंच है, उप सरपंच है या सरपंच है, यह अपने कार्यकाल के दौरान यदि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या सहकारी समितियों के सदस्य अध्यक्ष के रूप में नामित हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, चयनित हो जाता है, तो उसका यहाँ पर जो पंच, सरपंच या उप सरपंच का जो पद है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रावधानों की बात है, ये सारे प्रावधान जो है वनडे एग्जामिनेशन को लेकर के महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों से एमसीक्यूज क्वेश्चंस पहले से ही शेयर किया हुआ है, वीडियो देख करके नोट्स पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है भाई। इसके बाद हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को एक बार मैंने विस्तार से समझाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया है नगरीय निकाय में आरक्षण कैसे होता है, यहाँ पर भी आरक्षण की जो प्रक्रिया है बिल्कुल वैसी ही है कि यदि एसटी एससी को मिलाकर के आबादी 50%, एसटी एससी को मिलाकर के आबादी 50% या उससे अधिक हो जाती है तो फिर ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, लेकिन 50% से कम होने पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा। आरक्षण की बात करें तो वर्तमान में ग्राम पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत देखना 25% आरक्षण होगा। वर्तमान में ग्राम पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/2 या फिर 50% आरक्षण है, जो कि कुल सीटों के साथ साथ एसटी एससी पर भी लागू होता है। मतलब कि जो एसटी एससी होंगे तो यदि एसटी एससी से टोटल 10 पंच होंगे तो 10 में से 5 पंच का जो है महिला होना अनिवार्य है। और यदि ग्राम पंचायत में सामान्यतः सभी ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड की संख्या 10, अधिकतम वार्ड की संख्या 20 होती है। अब यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 20 है तो इसमें से कम 10 का महिला होना अनिवार्य है। तो 1/2 जो है 50% आरक्षण किसके लिए, महिलाओं के लिए रखा गया। यहां पर आरक्षण का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आरक्षण का जो निर्धारण है वो कलेक्टर द्वारा किया जाता है। आरक्षण का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कलेक्टर द्वारा किया जाता है। जो अनुसूचित क्षेत्र के जो सरपंच होंगे, अनुसूचित क्षेत्र के जो सरपंच होंगे वो आरक्षित प्रवर्ग से ही होंगे, मतलब कि एसटी एससी से ही होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के जो सरपंच है वो एसटी एससी से ही बिलोंग करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति से ही बिलोंग करेंगे। आरक्षण का निर्धारण किसके द्वारा होता है, कलेक्टर द्वारा होता है। प्रति 10 वर्ष के लिए या फिर 2 कार्यकाल के लिए, प्रति 10 वर्ष के लिए या ग्राम पंचायत के 2 कार्यकाल के लिए आरक्षण का निर्धारण होता है। कैसे होता है, लाट पद्धति द्वारा होता है। लाट पद्धति द्वारा होता है। किस प्रकार का होता है, तो चक्रीय क्रम में होता है, मतलब कि समय के साथ साथ आरक्षण जो है क्षेत्रवार बदलता जाता है 10-10 वर्षों में। अरे बात समझ में। यहाँ पर वार्डों के निर्धारण का भी जो पावर है वो भी किसके पास है, कलेक्टर के पास है। ग्राम पंचायत में वार्डों का जो निर्धारण है, तो इस प्रकार से आरक्षण से संबंधित जो तथ्य थे ये हैं जो हमने आरक्षण को एक बार मैंने पहले भी विस्तार से आपको समझाया है। तो बस वहां पर और यहाँ पर अंतर ये है कि वहां पर महिला आरक्षण 1/3 था, यहाँ पर महिला आरक्षण 1/2 है। वहां पर अनुसूचित क्षेत्र की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है कि अनुसूचित क्षेत्र का जो सरपंच है वो एसटी एससी से ही बिलोंग करेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो वहां पर भी लागू होता है, क्या कि यदि सरपंच जो है एसटी या एससी या ओबीसी से न बिलोंग करते हुए सामान्य वर्ग का है, यदि सरपंच सामान्य वर्ग का है तो उस ग्राम पंचायत में जो उप सरपंच होगा उसको जो है एसटी से, एससी से या ओबीसी से बिलोंग करना जरूरी है। मतलब कि उसको आरक्षित प्रवर्ग का होना अनिवार्य है। व्यापक की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे हम देखें अयोग्यता या निरर्हता। अयोग्यता
या निर्हरता, अयोग्यता या निर्हरता, देखो योग्यता के आधार पर शामिल किया जाता है और अयोग्यता निर्हरता के आधार पर हटाया जाता है। तो किसी पंच, सरपंच या उप सरपंच को उसके पद से हटाने की जो अयोग्यता है, निर्हरता है, वो क्या है? तो पहला ये कि उम्मीदवार की जो आयु है 30 वर्ष या उससे कम है, उसके बावजूद यदि वो साक्षर नहीं है तो हटा दिया जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है, पंच, सरपंच या उप सरपंच के रूप में निर्वाचित होने के 1 वर्ष के भीतर, निर्वाचित होने के 1 वर्ष के भीतर अपने घर पर शौचालय का निर्माण न करवाया हो, इस आधार पर भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। पंचायत पर किसी प्रकार की देनदारी हो और मांगे जाने के 30 दिन के भीतर बकाया राशि या देनदारी को क्लियर न करे तो भी उसको ग्राम पंचायत के पद से हटाया जा सकता है। या किसी भी प्रकार की शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हो तो भी उसको ग्राम पंचायत के पद से हटाया जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। 30 वर्ष की आयु का है, साक्षर नहीं है, शासकीय भूमि का अतिक्रमण, निर्वाचन के 1 वर्ष के भीतर घर पे शौचालय का निर्माण न करवाना, या फिर पंचायत के की देनदारी हो और 30 दिन के भीतर मांगे जाने पर न दे। तो इन 4 आधार पर निर्भरता निर्धारित होती है, अयोग्यता निर्धारित होती है और निर्वाचित व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना मित्र। अब देखिएगा, चुनाव संपन्न होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिन के भीतर चुनाव परिणाम की घोषणा होती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है। प्रथम सम्मेलन में पहले तो सभी पंचों का शपथ ग्रहण होता है। प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो तहसीलदार स्तर का अधिकारी करता है। तहसीलदार स्तर का जो अधिकारी है वो प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। तो प्रथम सम्मेलन में सामान्यतः पहले तो शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति है, कौन? उप सरपंच। तो उप सरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब कि जो चुने हुए पंच हैं वो अपने बीच में से किसी को उप सरपंच चुनते हैं और यहाँ पर बहुमत कैसा होता है? तो सामान्य बहुमत होता है। सामान्य बहुमत से किसी एक पंच को अपना उप सरपंच चुनते हैं। यह कार्य जो है प्रथम बैठक में संपन्न होता है। चुनाव के संबंध में प्रावधान यह भी है कि एक व्यक्ति जो है 1 से अधिक वार्डों में या 2 या 3 वार्डों में एक साथ पंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति जो है 1 से अधिक वार्ड के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन एक व्यक्ति जो है पंच और सरपंच दोनों के लिए एक ही समय में चुनाव लड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, 1 से अधिक वार्डों के लिए पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पंच और सरपंच दोनों का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है भाई। उसके साथ साथ यदि वो दोनों में जीत जाता है तो 7 दिन के भीतर किसी एक का पद त्याग उसको करना पड़ेगा। दोनों में जीत जाता है तो 7 दिन के भीतर किसी एक का पद त्याग उसको करना पड़ेगा, है ना भाई। और यदि वह 1 से अधिक वार्ड में नामांकन भर देता है और नामांकन की अंतिम तिथि तक अपना नामांकन वापस नहीं लेता अन्य वार्डों से, तो इस स्थिति में उसका नामांकन जो है रद्द कर दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कोरम। कोरम को दूसरे शब्दों में गणपूर्ति भी कहते हैं। कोरम या गणपूर्ति मतलब कि जब तक इतने सदस्य उपस्थित नहीं रहेंगे ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। तो ग्राम पंचायत में जो कोरम है वो कुल सदस्य संख्या का 50% या तो 1/2 कहिए, 50% या 1/2 जो है कोरम है, गणपूर्ति है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोरम स्थापित करने की जवाबदारी या उत्तरदायित्व तो किसका है? तो कोरम की जवाबदारी जो है सरपंच का है। कोरम की जवाबदारी जो है सरपंच का है। यहाँ पर जो है प्रत्येक माह ग्राम पंचायत का बैठक होना है। तो प्रत्येक माह ग्राम पंचायत की बैठक होती है 30 दिन के भीतर। अब यदि 25 दिन तक सरपंच जो है ग्राम पंचायत की बैठक के स्थान समय की घोषणा नहीं करता है तो ग्राम पंचायत सचिव जो है वह ग्राम पंचायत की बैठक की घोषणा करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोरम की गणपूर्ति का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? सरपंच के ऊपर है। अब यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं हुई तो अगले तिथि स्थान समय को निर्धारित करके उस बैठक को टाल दिया जाता है। अब यदि अगली बैठक में भी गणपूर्ति नहीं होती
तो फिर बैठक होती है, परंतु किसी भी नए विषय पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। ये सारे प्रावधान हैं। हर एक लाइन अपने आप में एक एक स्टेटमेंट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से मैं डील कर रहा हूँ, जिस तरह से आपको नोट्स में लिखा हुआ है बता रहा हूँ, आप एज इट इज उसको फॉलो करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक माह बैठक होती है। बैठक का स्थान समय का निर्धारण सरपंच द्वारा होता है। यदि 25 दिन के भीतर सरपंच घोषणा न करे बैठक की, तो ग्राम पंचायत सचिव जो है बैठक बुलाता है। अरे बात समझ में? जो बैठक होता है प्रत्येक माह, उसमें ग्राम पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व होता है कि वह पहले वाले सम्मेलन और अभी वर्तमान सम्मेलन के आय व्यय का जो हिसाब है ग्राम पंचायत का, वो हर बैठक में वो सामने रखे। तो पंचायत सचिव जो है कंप्लीट पेपर वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है और अकाउंट सेक्शन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, तो ग्राम पंचायत की बैठक में रखना, सभी को उसकी सूचना देना, प्रतिलिपि देना, साझा करना, यह सब उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायत सचिव का है। तो प्रत्येक माह सम्मेलन बुलाया जाता है। अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है क्या? विशेष सम्मेलन। जैसा कि नगरीय निकाय में भी देखा, प्रत्येक माह तो सम्मेलन होना ही है। अब मान लो किसी कारण से कभी विशेष सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता हुई, तो विशेष सम्मेलन कैसे बुलाया जाएगा? तो ग्राम पंचायत के जो कुल सदस्य हैं, उनके आधे से अधिक सदस्य जब लिखित रूप से निवेदन करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, तो फिर विशेष बैठक 7 दिन के भीतर बुलाई जाएगी, जिसकी सूचना सभी पंचों को 3 दिन पूर्व दे दी जानी 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। तो 7 दिन के भीतर सरपंच द्वारा विशेष बैठक बुलाई जाएगी। पंचायत में मान लो किसी विषय पर एक बार निराकरण हो गया है, तो 6 माह तक उस विषय पर दोबारा चर्चा करने का, बातचीत करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन विहित प्राधिकारी के या 3/4 पंचों के लिखित निवेदन करने पर उस विषय पर 6 माह पूर्व भी पुनर्विचार किया जा सकता है। यह भी संभव है। ये विशेष सम्मेलन की बात हुई। फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य हुआ, इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिव की हम बात करें तो यह राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है और प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत सचिव को सबसे छोटे प्रशासनिक अधिकारी की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत सचिव होता है ना भाई। तो पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित सभी बैठक और आगे का लेखा जोखा करने की, सारे कार्य करने की सारी जवाबदारी किसकी है? तो ये ग्राम पंचायत सचिव की है। ठीक है भाई। तो अभी हमने यहाँ तक देखा, इसके आगे का पोर्शन अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।